संसद के बजट सत्र की आज राष्ट्रपति के अभिभाषण से हुई शुरुआत। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार देश के विकास और लोगों की भलाई के लिए तेजी से कर रही है काम। प्रधानमंत्री ने कहा इस बार का बजट देश में ऊर्जा और आकांक्षाओं का करेगा संचार। प्रधानमंत्री ने संसद के सभी सदस्यों से देश को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने की अपील की। और पंजाब के श्रम मंत्री ने नई दिल्ली में श्रम मंत्रियों और श्रम सचिवों के 2 दिवसीय सम्मेलन को किया संबोधित। ई श्रम के तहत पंजीकृत श्रमिकों को स्वास्थ्य बीमा, उनके बच्चों के लिए छात्रवृत्ति और सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन लाभ प्रदान किए जाने के बारे में दिया सुझाव। नमस्कार, आपका चंडीगढ़ से स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। संसद के बजट सत्र की आज राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरुआत हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि उनकी सरकार देश के विकास और लोगों की भलाई के लिए तेज गति से काम कर रही है। वह विकसित भारत के निर्माण में सभी का योगदान है। राष्ट्रपति ने बजट सत्र के आज पहले दिन संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया और सरकार की विभिन्न योजनाओं व उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने महाकुंभ हादसे पर दुख व्यक्त किया। इस समय देश में महाकुंभ का ऐतिहासिक पर्व भी चल रहा है। महाकुंभ भारत की सांस्कृतिक परंपरा का, भारत की सामाजिक चेतना का पर्व है। देश और दुनिया से आए करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज में पूर्ण स्नान कर चुके हैं। मैं मोनो अमावस्या के दिन हुई हादसे पर अपना दुख व्यक्त करती हूँ। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे को देश तैयार कर रहा है। देश में 3 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को नए घर मुहैया करवाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार करने का फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि 5 करोड़ आदिवासी लोगों के लिए धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कृष्ट योजना शुरू की गई। सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के 6 करोड़ बुजुर्गों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया करवाने का निर्णय किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि ई गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जा रहा है और सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर कार्य कर रही है। सरकार अभूतपूर्व उपलब्धियों के माध्यम से नई ऊर्जा दे रही है। तीसरे कार्यकाल में 3 गुना तेज गति से काम हो रहा है। आज देश बड़े निर्णयों और नीतियों को असाधारण गति से लागू होते देख रहा है और इन निर्णयों में देश की गरीब, मध्यम वर्ग, युवा, महिलाओं, किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली। मेरी सरकार ने तीसरे कार्यकाल में सभी के लिए आवास के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ठोस कदम उठाए हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा प्रणाली मुहैया करवाई जा रही है और युवाओं को शिक्षा व रोजगार के नए अवसर देने के लिए विशेष ध्यान दिया है। देश की प्रमुख 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान की जाएगी। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार महिलाओं की अध्यक्षता वाले विकास के विजन पर कार्यरत है। देश में बैंकिंग और डिजिटल भुगतान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे एक मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचा बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में इंडिया AI मिशन की शुरुआत की गई। डिजिटल भुगतान प्रणाली का लाभ छोटे दुकानदारों को मिल रहा है। साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी सरकार साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए ठोस कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का जिक्र करते हुए कहा कि ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया है और अब देश को कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेलवे लाइन से जोड़ा जाएगा। संसद के बजट सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जनता ने उन्हें तीसरी बार देश की जिम्मेदारी सौंपी है और ये बजट इस कार्यकाल का पहला बजट होगा। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि वर्ष 2047 में जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब देश विकसित भारत के अपने संकल्प को पूरा करेगा।
उन्होंने कहा कि बजट देश में ऊर्जा और आकांक्षाओं का संचार करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बहुत गर्व की बात है कि भारत ने एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं और वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने संसद के सभी सदस्यों से देश को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने की अपील की। हमारे गणतंत्र के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। विश्व के लोकतांत्रिक जगत के लिए भी भारत का ये सामर्थ्य अपनी एक विशेष स्थान बनाता है और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत का जो संकल्प देश ने लिया है, ये बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा। पंजाब के श्रम मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने नई दिल्ली में श्रम मंत्रियों और श्रम सचिवों के 2 दिवसीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए ई श्रम के तहत पंजीकृत श्रमिकों को स्वास्थ्य बीमा, उनके बच्चों के लिए छात्रवृत्ति और सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन लाभ प्रदान किए जाने के बारे में प्रस्ताव रखा। सम्मेलन के दौरान सौंद ने इस मुद्दे पर केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया से विचार विमर्श भी किया। उन्होंने ITI और पॉलिटेक्निक के माध्यम से कौशल की पहचान और प्रशिक्षण के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने श्रमिकों के लिए कौशल विकास और निरंतर सहायता की आवश्यकता को उजागर भी किया। पंजाब के श्रम सचिव मनवेश सिंह सिद्धू ने इस अवसर पर राज्य के श्रम विभाग के 100% कंप्यूटरीकरण के बारे में जानकारी दी, जिसके चलते विभाग का कार्य अब पूरी तरह से कागज रहित, पारदर्शी और कुशल हो गया है। पंजाब के श्रम विभाग और कीर्ति सहायक ऐप की भी सराहना की गई। पंजाब सरकार द्वारा फिनलैंड में प्रशिक्षण के लिए प्राइमरी और एलिमेंट्री शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने ये जानकारी देते हुए बताया कि 72 प्राथमिक और एलिमेंट्री शिक्षक के दूसरे बैच को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्कू भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस 3 सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में 1 सप्ताह पंजाब में और 2 सप्ताह फिनलैंड में शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इच्छुक शिक्षक 2 फरवरी शाम 5 बजे तक पंजाब स्कूल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हरजोत सिंह बैंस ने शिक्षकों से सरकार के इस कार्य का लाभ उठाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के लिए चयनित अध्यापकों की आयु 31 जनवरी 2025 तक 43 वर्ष या इससे कम होनी चाहिए और HT, CHT और BPEO पदों के लिए अधिकतम आयु 48 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आवेदकों के पास वैध भारतीय पासपोर्ट होना अनिवार्य है, जिसकी वैधता कम से कम इस वर्ष सितंबर तक होनी चाहिए। अभ्यर्थियों के खिलाफ कोई लंबित चार्जशीट या आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि आवेदकों को उनकी उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन को दर्शाने वाली पूर्व और वर्तमान छात्रों के माता पिता की 20 सिफारिशों या रेफरेंस प्रस्तुत करने होंगे। हरजोत बैंस ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा 3 फरवरी को सत्यापन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वे प्रारंभिक शर्तें पूरी करने वाले सभी उम्मीदवार दूसरे बैच में जाएंगे। पंजाब सरकार शिक्षकों की दक्षता बढ़ाने और पंजाब को स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में देश में अग्रणी बनाने के लिए वचनबद्ध है। नाबार्ड ने हरियाणा में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तहत वर्ष 2025-26 के लिए 3.14 लाख करोड़ रुपए की ऋण संभाव्यता का आकलन किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 37% से अधिक है। हरियाणा के मुख्य सचिव विवेक जोशी ने चंडीगढ़ में नाबार्ड के स्टेट फोकस पेपर का कल विमोचन किया। इसी दौरान उन्होंने हरियाणा में कृषि, MSME, निर्यात, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा आदि के तहत ऋण संभाव्यता का आकलन करने के लिए नाबार्ड के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने बताया कि ये किसान कल्याण और ग्रामीण विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। प्रदेश सरकार राज्य में फसल विविधीकरण, जलवायु अनुकूल कृषि, झींगा पालन और सब्जी क्लस्टरों को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। उन्होंने बैंकों, सरकारी विभागों, नाबार्ड,
SLBC शैक्षणिक संस्थाओं और अन्य सभी हितधारकों से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए समन्वित प्रयास करने का आग्रह भी किया। स्टेट गवर्नमेंट को अब ये हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होगा और अभी हमारा बजट का काम चल रहा है तो काफ़ी हेल्प रहेगी आज के सेमिनार से जो भी परिणाम इनके आएंगे। नाबार्ड की मुख्य महाप्रबंधक निवेदिता तिवारी ने बताया कि नाबार्ड सभी हितधारकों से व्यापक विचार विमर्श करके हरियाणा के प्रत्येक जिले के लिए ऋण संभाव्यता योजना तैयार करता है। उन्होंने हरियाणा के कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित आने वाली कठिन चुनौतियों का समाधान करने और किसानों व ग्रामीणों को लाभान्वित करने वाले स्थायी समाधानों को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड की प्रतिबद्धता को दोहराया। साथ ही क्या होता है कि क्रेडिट प्लान जो है वो हमेशा अचीव हो रहा है। अब सेक्टोरल अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सी इम्बैलेंसेस रही हैं, लेकिन अभी भारत सरकार का भी और राज्य सरकार का भी MSME के ग्रोथ पर बहुत बल है। इसीलिए हम देखे हैं कि पिछली 3 सालों में जो ग्रोथ रेट है MSME सेक्टर का फाइनेंसिंग बाय बैंक्स हैज़ 62% का है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि हम MSME को बढ़ावा दे रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश की आर्थिक उन्नति के लिए औद्योगिक संस्थानों और निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए नई पहल की जा रही है। मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित हितधारकों के साथ बजट पूर्व परामर्श की 6ठी बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये विचार रखे और बैठक में पहुंचे प्रतिनिधियों से मिले, सुझावों को ध्यानपूर्वक सुना भी। उन्होंने आगामी बजट में आवश्यक विषयों पर विचार करने का आश्वासन भी दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी बजट में वर्तमान आवश्यकताओं के साथ साथ दीर्घकालिक लक्ष्यों को पूरा करने के सार्थक प्रयास किए जाएंगे। आगामी बजट सामूहिक महत्वाकांक्षाओं और प्राथमिकताओं का प्रतिबिंब होगा। हरियाणा के प्रत्येक नागरिक की जरूरतों और सपनों को पूरा करने के लिए जरूरी प्रयास किए जाएंगे। हम इस बजट में समाहित करते हैं, उसमें जो अच्छे सुझाव हमारे लिए आते हैं उन सुझावों को हम इसमें लेते हैं। अब तक जो सुझाव हमारे पास आए हैं पोर्टल के माध्यम से जो अभी बताया भी है, हमने अलग अलग बजट को लेकर के अलग अलग क्षेत्र के लोगों से भी बात किया है और मेरा आग्रह है आप लोगों से कि आपके बहुमूल्य सुझाव इस इंडस्ट्री और देश के काम आएंगे। ऐसे सुझाव आप देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में हरियाणा ने कृषि, उद्योग, शिक्षा की आधारभूत संरचना और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन देने, युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से सशक्त बनाने के साथ साथ समाज कल्याण के लिए सभी के रचनात्मक सुझावों को प्राथमिकता देते हुए आगामी बजट में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने सेम की समस्या को खत्म करने के लिए ठोस योजना बनाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मंत्री ने किसान कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये निर्देश दिए और अधिकारियों को प्रदेश की सेम ग्रस्त व लवणीय भूमि को दुरुस्त करने की हिदायत की। उन्होंने सेम व लवणीय भूमि सुधार के लिए उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा भी की। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को किसानों से राय मशवरा करके सेम ग्रस्त और लवणीय भूमि को जल्दी से जल्दी ठीक करने के वर्तमान उपायों के अलावा अन्य उपायों पर विचार करने और सुझाव देने को भी कहा। मंत्री ने कहा कि जिन गांवों में पंचायती भूमि सेमग्रस्त है या वहां पर पौंड बनाकर झीला मछली के पालन के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने कहा कि इससे लावण्य पानी का प्रयोग हो सकेगा और पंचायतों को अतिरिक्त आमदनी भी होगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सेमग्रस्त भूमि को ठीक करने के लिए जिला आधारित योजना बनाने पर भी विचार किया जाए। साथ ही जिन क्षेत्रों में सेम की समस्या अधिक है वहां ड्रेन से पानी की निकासी करके भूमि सुधार के प्रयास किए जाएं। बैठक के दौरान जानकारी साझा की गई कि हरियाणा के 13 जिलों के 686 गांव सेमग्रस्त हैं। प्रदेश की कृषि भूमि का 8% यानी 9,82,731 एकड़ भूमि सेम से प्रभावित है। अधिकारियों ने बताया कि भूमि को सेम और लवण से मुक्त करने के लिए सब सरफेस ड्रेनेज तकनीक, वर्टिकल ड्रेनेज तकनीक अपनाई जाती है और जैविक जल निकासी योजना के तहत ज्यादा पानी पीने वाले
पेड़ सफेदा आदि लगाकर भूमि सुधार का कार्य किया जाता है। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसके साथ समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।